लो बच्चों, आई एम बैक विद लेक्चर नंबर 9 पार्ट 2। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 9 पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हार्डी वेनबर्ग कौन थे और उन्होंने क्या लॉ पेश किया। तो डेफिनेशन के बाद बेटा अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आपको कि व्हाट इज हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या है? तो आप लोगों ने उसके आंसर में लिखना है कि जनाब हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये जो भी मैंने डब्बे में कैद की है, दिस इज हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन। क्या क्वेश्चन आएगा कि हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन क्या है? तो मेरे बच्चों ने कहना है कि इट इज P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। और अगर वो साथ कहे कि जनाब इसको प्रूव कर दें तो बड़ा इजी है बेटा। पूछे क्या? सबसे पहले आपने बताना है कि जनाब हम वाइल्ड प्लांट्स, वाइल्ड फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करें। वाइल्ड से मुराद के हम कोई ख़ास स्पीशीज़ के बारे में बात नहीं, यानी स्पीशीज़ तो खैर ख़ास है, लेकिन एक वाइल्ड प्लांट है, जंगली प्लांट है, तो उसकी जो ट्रेट हमने जो पकड़ी है वो ट्रेट है जी फ्लावर कलर। ये मेरा बच्चा लेक्चर नंबर 8 में हमने इस पर डिटेल बात की हुई है, लेक्चर नंबर 8 में, लेकिन हम यहाँ अब रिवाइज करेंगे क्योंकि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 का ताल्लुक उसी एग्जाम्पल से है। ठीक है, तो हम उसी एग्जाम्पल को शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर में पूरे का पूरा दोहराएंगे। लो जी अब सुनो, तो पुत्र जी ट्रेट क्या है जी? फ्लावर कलर हमने चुना है, हमने हाइट ऑफ प्लांट नहीं चुना, हमने उसका फ्रूट या कुछ इस तरह नहीं, हमने फ्लावर कलर की ट्रेट चुनी है। फिर हमने पढ़ा कि उस पॉपुलेशन में इस ट्रेट की जो अलील्स थी, मतलब अलील्स मतलब टाइप्स ऑफ जीन्स, जो अलील्स थी वो ओनली 2 अलील्स थी, दैट इज कैपिटल A एंड स्मॉल a। सिर्फ 2 अलील्स थी बेटा। कौन कौन सी? कैपिटल A एंड स्मॉल a। डन जी मेरा बच्चा। तो 2 अलील्स थी, कौन कौन सी? कैपिटल A एंड स्मॉल a। अच्छा भाई, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि फिनोटाइप ऑफ कैपिटल A इज पिंक। ठीक, कैपिटल A का जो इजहार है वो पिंक कलर है, जबकि स्मॉल a का जो इजहार है वो वाइट है, उसका जो फिनोटाइप है वो वाइट है। तो स्मॉल a का वाइट, कैपिटल A का पिंक है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि कैपिटल A इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल a। बेटा ये सारी तमहीद बांधनी पड़ेगी आपको हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को साबित करने के लिए कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है। तो A is dominant over small a, तो पिंक कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट। फिर हमने देखा कि उस पॉपुलेशन में पॉसिबल जीनोटाइप्स कौन से हैं। तो एक था होमोजाइगस कैपिटल A, दूसरा था हेट्रोजाइगस कैपिटल A स्मॉल a, और तीसरा जनाब जो प्रोबेबिलिटी है, इसको ना प्रोबेबिलिटी कहते हैं बेटा। पॉसिबल जीनोटाइप्स को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने देखी कि होमोजाइगस स्मॉल a है, होमोजाइगस स्मॉल a है। अच्छा जी, अब आ जाए आप फिनोटाइप्स के बारे में। तो जनाब होमोजाइगस कैपिटल A का फिनोटाइप क्या होगा बच्चों? पिंक। क्या होगा? पिंक, क्योंकि कैपिटल A पिंक। जबकि कैपिटल A स्मॉल a का क्या होगा मेरा बच्चा? ये भी पिंक होगा, क्योंकि कैपिटल A इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल a। जबकि जब 2 रिसेसिव अलील्स आपस में इकट्ठी हो जाएं तो वो अपना फिनोटाइप जाहिर कर देती हैं, दैट इज वाइट। फिर हमने सपोज किया था कि टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं? टोटल इंडिविजुअल्स 500 हैं, जिनमें से 320 होमोजाइगस पिंक है, जबकि 160 हेट्रोजाइगस पिंक थे, जबकि 20 वाइट थे। तो बेटा ये हमने सारे एज्यूम किए थे, हमने सपोज किए थे।
अच्छा, अब 320 इंडिविजुअल्स में चूंकि 2 अदद ए हैं, तो 2 अदद ए के हवाले से अगर मैं टोटल ए गिनना चाहूँ, टोटल ए अलील्स, तो 320 2 दफ़ा आएगा, 320 दिस वन, 320 दिस वन, क्योंकि 320 पेयर्स हैं, 320 पेयर्स हैं। तो फिर 320 ए प्लस 320 ए इज इक्वल टू कितने हो गए मेरा बच्चा? 640 ए। इसी तरह अगर मैं हेट्रोजाइगस में देखूं तो 160 कैपिटल ए है, 160 स्मॉल ए है। तो ये मैंने लिख लिया जनाब, 160 कैपिटल ए एंड 160 स्मॉल ए है। डन। उसके बाद अगर मैं इस वाइट को देखूं तो स्मॉल ए का पेयर है, तो 20 ए प्लस 20 ए इज इक्वल टू 40 स्मॉल ए आ गए। 40 क्या आ गए बच्चा? स्मॉल ए। इस सारे को मैं प्लस कर लूं तो जी हाँ, 500 इंडिविजुअल्स में 500 पेयर्स ऑफ अलील्स थे, तो 500 पेयर्स इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे? 1000 अलील्स। और इन सब को मैं अगर प्लस कर लूं तो सबका आंसर 1000 बनता है। फिर मेरा बच्चा मैंने टोटल ए निकाली, तो टोटल ए क्या आ गया कि 640 यहाँ से उठाया और 160 यहाँ से उठाया, तो 640 प्लस 160 इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन में 800 ए है। 500 इंडिविजुअल्स की टोटल पॉपुलेशन में 1000 अलील्स हैं, और 1000 अलील्स में से कितने कैपिटल ए अलील्स हैं? बोलिए। 800 कैपिटल ए अलील्स हैं, जबकि मेरा बच्चा 200 स्मॉल ए अलील्स हैं। कितनी मेरा बच्चा? 200 स्मॉल ए अलील्स हैं। तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ कैपिटल ए अलील्स एंड नंबर ऑफ स्मॉल ए अलील्स। फिर हमने पुत्र ये थी जीन फ्रीक्वेंसी। हमने पिछले टॉपिक में क्या निकाली थी? जीन फ्रीक्वेंसी। तो जी हाँ, हार्डी वेनबर्ग की इस इक्वेशन का ताल्लुक जीन फ्रीक्वेंसी से बड़ा गहरा ताल्लुक है माय लॉर्ड, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो जीन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ पर्टिकुलर अलील, दैट इज कैपिटल ए अगर मैं जान रहा हूं तो कैपिटल ए की तादाद डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल अलील्स ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो एक पर्टिकुलर ट्रेट मतलब फ्लावर कलर की टोटल अलील्स कितनी थी जी? 1000। तो मैंने 800 को 1000 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 0.8। सो दिस इज जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए एंड इट इज 0.8, एंड दिस इज जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए, दैट इज 200 बाय 1000। कितना आ गया भाई? 0.2। तो ये तो कल के टॉपिक में भी हमने सीखा था, हमारी दोबारा रिवीजन होगी कि किस तरह हम जीन फ्रीक्वेंसी को निकाल सकते हैं। अब बच्चों, हार्डी वेनबर्ग ने क्या बोला? कहने लगे कि जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, जैसा कि अभी लेक्चर नंबर 9 के पार्ट 1 को दोबारा देख लें, कि जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, फर्ज करें उसमें सिर्फ 2 अलील्स हैं, किसी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए ओनली 2 अलील्स हैं, ये सारी एग्जाम्पल ही 2 अलील्स पर मुश्तमिल है। तो कहने लगा कि अगर फर्स्ट अलील को, अगर मैं जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट अलील को पी कह दूं और जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड अलील को क्यू कह दूं, तो दूसरे लफ्जों में हमारे पास भी तो 2 ही अलील्स हैं ना, इधर कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो बस इफ जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू पी एंड जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज इक्वल टू क्यू, डन। और इनकी जीन फ्रीक्वेंसीज आपने फाइंड आउट कर ली हैं, तो वो है 0.8 एंड 0.2। तो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन कहती है कि इफ देयर आर ओनली 2 अलील्स इन वन, इफ देयर आर 2 अलील्स of a particular trait in a population, in a non-evolving population, non-evolving population से मुराद जिसको मौका ही नहीं मिल रहा कि वो किसी और population के साथ इंटरब्रीडिंग कर सकें, डन। वो population महदूद है, वो मजबूर है कि उन्होंने आपस में ही इंटरब्रीडिंग करनी है। तवज्जो है मेरा बच्चा? तो कहने लगा सच काइंड ऑफ नॉन-इवॉल्विंग पॉपुलेशन में जिसमें सिर्फ 2 अलील्स हों किसी एक खास ट्रेट के लिए, तो उसका वो कहता है कि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट अलील प्लस जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड अलील का आंसर हमेशा 1 होगा। हमेशा क्या होगा बेटा? 1 होगा। ये है हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन
ये हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम नहीं है, वो अब इसके बाद आना है। तो दिस इज हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। एंड व्हाट इज हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन? के इफ there is a non-evolving population in which there are only and only 2 alleles to control a particular trait in a population, okay, then the gene frequency of the first allele, that is P, में अगर आप प्लस करें the gene frequency of the second allele, उसका आंसर हमेशा 1 होगा। यही वो साबित कर रहे हैं किसमें? अपनी इक्वेशन में। अपनी किसमें बेटा? इक्वेशन में। एनी प्रॉब्लम हो? सो दिस इज हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन। और हमने ये साबित कर दिया कि मैं बार बार कुछ चौथी दफ़ा डेफिनेशन बोल रहा हूँ, तो आपने ये जहन में रखना कि P + Q = 1 क्या है। कि आपने कहना है कि इफ़ इन अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, अगर किसी नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में किसी ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ जीन्स का पेयर है, दैट इज एलेलिक पेयर है, ओनली 2 टाइप्स ऑफ अलील्स हैं, तो उसमें फर्स्ट टाइप ऑफ अलील की जीन फ्रीक्वेंसी को आप प्लस कर दें किसमें? सेकंड टाइप ऑफ अलील की जीन फ्रीक्वेंसी में, तो उसका आंसर हमेशा 1 निकलेगा। दिस इज P + Q = 1। और ये मशहूर है किस नाम से? हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन के नाम से। क्लियर हो गया मेरा बेटा? लो जनाब, अब मैं पॉज कर रहा हूँ, और पॉज करके ताकि आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए, तो मैं अब आपको समझाने लगा हूँ हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम क्या है। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम क्या है, उसकी क्या स्टेटमेंट थी, और हार्डी-वेनबर्ग समझाना और कहना क्या चाह रहे हैं। डन? लो मेरे बच्चों, अब मैं वापस आया हूँ, मैंने बोर्ड मिटा लिया है, न्यू बोर्ड के साथ मैं अपने बच्चों के साथ दोबारा हाजिर हूँ। लो मेरा बेटा, मैं एक क्रॉस करवाने जा रहा हूँ उसी पॉपुलेशन के 2 इंडिविजुअल्स की आपस में। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन है वो है होमोजाइगस कैपिटल ए, दैट इज़ पिंक फ्लावर, और होमोजाइगस स्मॉल ए जिसका फिनोटाइप जो है वो वाइट फ्लावर वाला है। ठीक है, इसको अगर मैं फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन रखूं और अगर बेटा मैं इसके गैमीट्स बनाऊं, तो ये कैपिटल ए के 2 गैमीट्स देगा। अच्छा, अब रेसिप्रोकल क्रॉसेस भी चूंकि हम कराते हैं, हम जब मर्जी इसको मेल तो इसको फीमेल कर सकते हैं, लिहाजा कुछ लोग यहाँ स्पर्म्स शो कर देते हैं, तो कुछ लोग आपकी किताब में इन्हें हमेशा गोल दायरों में शो किया होगा। गोल दायरों से मुराद के दे कैन बी स्पर्म और एग, एंड दिस कैन बी स्पर्म और एग, रिजल्ट्स हमेशा सेम आएंगे। लो बच्चों, इसके होमोगेमेटिक या सेम किस्म के गमीट्स बने, इसके भी सेम किस्म के गमीट्स बने, तो पता लगा जो औलाद बनेगी वो होगी कैपिटल ए स्मॉल ए, जिसका फिनोटाइप पिंक होगा। फिनोटाइप क्या होगा मेरा बच्चा? पिंक होगा। क्लियर हो गया? और ये हो गई F1 जनरेशन। लेकिन आपको पता है बेटा, मेंडेलियन जेनेटिक्स यहाँ तक नहीं रुकती। हम P1 से F1 निकाल कर, ये तो सिर्फ टेस्ट क्रॉस होती है ये देखने के लिए कि व्हाट इज डोमिनेंट ओवर व्हाट। तो प्रोबेबिलिटी देखने के लिए, प्रोबेबिलिटी कहते हैं कि कितने किस्म के जीनोटाइप्स आ सकते हैं, तो हमें हमेशा F1 की क्या करनी होगी? सेल्फ क्रॉस। हमें F1 की क्या करवानी होती है? सेल्फ क्रॉस। तो ये लें जी, ये F1 के 2 इंडिविजुअल्स आ गए, और अब F1 की सेल्फ क्रॉस पर हम इन्हें क्या कह देते हैं? सेकेंड पेरेंटल जनरेशन। अब पुत्र ये हेट्रोगेमेटिक होगी। ये देखो, इसने 2 गैमीट्स बनाए और दोनों डिफरेंट हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब अगर मैं एक इंडिविजुअल के गैमेट्स यहाँ रख दूं और दूसरे इंडिविजुअल के गैमेट्स यहाँ रख दूं, और जब मैं इन गैमेट्स को आपस में फ्यूज करवाऊं, तो मेरे पास जो पहली प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी से मुराद कि क्या चीज़ आ सकती है, ठीक, प्रोबेबिलिटी से मुराद हमने रैंडम मेटिंग करनी होती है कि हमें हर स्पर्म को हर एग से मिलाकर चेक करना होता है कि हमारे पास किस किस्म के जीनोटाइप्स आ सकते हैं। तो जनाब, पहली प्रोबेबिलिटी मेरे पास क्या आई? बोलिए जी, कैपिटल ए। फिर दूसरी प्रोबेबिलिटी अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस करवाऊं, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। पहले बेटा मुझे लिखना होगा कौन सा? डोमिनेंट वाला। इसी तरह अगर मैं इस वाले गैमीट की इस वाले गैमीट से क्या करवाऊं? क्रॉस,
तो पहले मुझे कौन सा लिखना होगा पुत्र, डोमिनेंट वाला, तो कैपिटल ए स्मॉल ए। और अगर ये वाला गैमीट इससे जा मिला तो क्या बन गया, स्मॉल ए स्मॉल ए। तो ये 4 मेरे पास प्रोबेबिलिटीज आई। क्या आई बेटा, 4 प्रोबेबिलिटीज। और इस तरह की 4 प्रोबेबिलिटीज में हमने देखा कि हमारे पास, ये हमने 10th में भी पढ़ा था कि हमारे पास रेशो क्या बनती है, 1:2:1। हमारे पास जीनोटाइप्स आए हैं 3 किस्म के, टोटल 3 किस्म के जीनोटाइप्स आए हैं। एक जीनोटाइप होमोजाइगस कैपिटल ए है, दूसरा जीनोटाइप मेरे पास कैपिटल ए स्मॉल ए यानी हेट्रो हो गया, और तीसरा मेरे पास जीनोटाइप आ गया होमोजाइगस स्मॉल ए। अब यहाँ मैं इसकी लाजमी जिक्र करूँगा कि इसकी जो हमारे पास रेशो है वो ये है कि ये एक दफ़ा कैपिटल ए आया और दूसरी 2 दफ़ा आया कैपिटल ए स्मॉल ए। ये देखें कैपिटल ए स्मॉल ए हमारे पास 2 टाइम्स आया बेटा, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम। तो ये 2 दफ़ा आया बेटा, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा है, और यहाँ पर ये एक ही दफ़ा आया स्मॉल ए। पुत्र हार्डी वेनबर्ग ने जीन फ्रीक्वेंसी के इस्तेमाल से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी निकाली। क्या निकाली मेरा बच्चा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी भी निकाली, और वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अब मैं आपके सामने देखना निकालूंगा। अच्छा भाई, कैपिटल ए 2 दफ़ा है, तो अगर मैं इसको कैपिटल ए को 2 दफ़ा है तो मैं इसको A² लिख सकता हूं, क्योंकि A इंटू ए है ना। क्या है बच्चों, A इंटू ए, तो A इंटू ए को मैं A² भी लिख सकता हूं। और उसके बाद 2 दफ़ा आ गया कैपिटल ए स्मॉल ए, और इसको पुत्र मैं यूं भी लिख सकता हूं A²। अब चूंकि जीन फ्रीक्वेंसी, चूंकि क्या मेरा बच्चा, अब चूंकि मेरा बेटा जो जीन फ्रीक्वेंसी है, क्या जीन फ्रीक्वेंसी चूंकि वो नंबर में है, ए की जीन फ्रीक्वेंसी नंबर में है, तो अगर तो मैं यहाँ अलील्स लिख रहा हूं तो मुझे इसको A² कभी भी नहीं लिखना, याद रखना। अगर तो ये अलील्स हैं तो ए लिखी जाएगी, लेकिन ए की जीन फ्रीक्वेंसी क्या है पुत्र, P। तो अब मैं यहाँ पर, तो ये मैं A² नहीं ना लिख सकता, क्योंकि मुझे दोनों अलील्स पेयर की शक्ल में लिखनी है। तो फिर बेटा ये मुनासिब नहीं कि मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, A² लिखूँ, क्योंकि मैं फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ ए की इफ जीन फ्रीक्वेंसी इफ A इज इक्वल टू P, तो फिर यहाँ मैं लिख रहा हूँ P², क्योंकि यहाँ 2 दफ़ा A है, यहाँ है 2 इंटू जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ A, तो वो क्या होगा 2P, और स्मॉल a क्या होगा बेटा, Q। शाबाश, क्योंकि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a इज Q, जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a इज व्हाट, Q। एनी प्रॉब्लम हो? और यहां पर जनाब स्मॉल a की जीन फ्रीक्वेंसी, तो जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल a इज Q। तो यहां मैं लिखने लगा हूं Q। पुत्र हार्डी वेनबर्ग कहते हैं P प्लस 2P प्लस Q², सॉरी P नहीं, P² प्लस 2P² प्लस Q² का आंसर भी 1 आएगा। ये है हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। ये क्या है मेरा बच्चा, हार्डी वेनबर्ग थ्योरम। और वो कहने लगे कि आप जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड कर लो। क्या मेरा बच्चा, जीनोटाइप्स, तो जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 है। पहला जीनोटाइप क्या है, कैपिटल A। दूसरा जीनोटाइप क्या है, कैपिटल A स्मॉल a, जो कि 2 दफा आया है। कितनी दफा आया है, 2 दफा। और तीसरा जीनोटाइप क्या है जनाब, ये है स्मॉल a। तो अगर मैं इसकी रेशो को देखूं तो वो कहता है कि जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज भी आप निकाल ले तो उसका आंसर क्या होगा, 1।
चलो और फिर हम साबित करके देखते हैं। साबित ये करना है कि P का चलो मैं यहाँ बुतर कर रहा हूँ, ठीक है, ये डब्बा बनाकर, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ, क्या करना हमने, साबित ये करना है कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर का आंसर 1 है, ये साबित करना है। चले आए फिर देखते हैं। P जेनेटिक फ्रीक्वेंसी A की कितनी है जी, 0.8, तो 0.8 का क्या करेंगे मेरा बच्चा, स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या करेंगे, 0.8 मल्टीप्लाई बाय, यहां यूं कर लेते हैं 0.2, ठीक, और प्लस 0.2 का स्क्वायर जब आप ले लोगे तो मेरा बच्चा इंशाल्लाह जब आप उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आंसर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। उसका आंसर क्या निकलेगा, 1। और इसके साथ ही मेरे बच्चों ने ये चीज़ भी पढ़ ली कि हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम क्या था। तो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम में इस इक्वेशन को हमने साबित करनी है, इस इक्वेशन को हमने साबित करनी है। अब चूंकि मैं मैथ का टीचर तो हूँ नहीं, तो ये ज़रा मैं आपको बता दूं कि इस इक्वेशन को उन्होंने क्या बोला है, कहता है जी इन फैक्ट हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन इज बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ P प्लस Q। तो P प्लस Q की बायनोमियल और P प्लस Q होल स्क्वायर की बायनोमियल ये है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में आपने ये पढ़ा होगा मैथ में कि A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। इजी मेरा बच्चा। तो ये हमने साबित कर दिया कि जनाब इसका आंसर क्या है, 1 है। तो ये था हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। और ये याद रखो, ये फर्स्ट यानी दिस होमोजाइगस कैपिटल A की इस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर A जीन की फ्रीक्वेंसी P है तो A इंटू A की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, P स्क्वायर। अगर स्मॉल a की Q है तो A इंटू A, स्मॉल a इंटू स्मॉल a क्या होगा, Q स्क्वायर। और अगर 2 दफ़ा कैपिटल A स्मॉल a आ रहे हैं तो उसको हम किससे लिखेंगे, 2PQ से। तवज्जो है बच्चों। और इस तरह हमने साबित कर दिया कि जी हाँ, हार्डी-वेनबर्ग का थ्योरम जो कि था P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, ये हमने साबित कर दिया। ये मैं थोड़ी देर पीछे हट रहा हूँ, आप जो है वो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी को आपने इलेबोरेट करके लिख देना है। तो इंशाल्लाह ताला आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया कि पहले आपने हार्डी-वेनबर्ग का इंट्रोडक्शन दिया, फिर आपने हार्डी-वेनबर्ग का लॉ बताया, फिर आपने बताया वो किस पॉपुलेशन के बारे में बताता है, फिर वो कहता है कि नॉन एवॉल्विंग पॉपुलेशन के क्यों कर उसके नसीब में तब्दीली क्यों नहीं आएगी, ठीक है ना मेरा बच्चा, क्योंकि और वो कौन से फैक्टर्स हैं जब तक बाहर से नहीं आएंगे। और उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग एक ऐसी पॉपुलेशन की बात करते हैं जिसके अंदर एक फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 2 अलील्स हैं। और फिर वो कहता है कि उन 2 अलील्स में से आप अगर सम कर लें कि जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील 1, फर्स्ट अलील, उसमें आप जमा कर लें जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंड अलील, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। उसके बाद हार्डी-वेनबर्ग ने बात की किस पर, वो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज पर। तो उसने कह दिया कि जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज को भी अगर आप आपस में प्लस करें तो उसका आंसर 1 आता है। और जीनोटाइप्स उसने ये फार्मूला खुद से बेटा डिराइव नहीं किया, उसके पास प्रोबेबिलिटीज़ ही यही आई। जब वो F1 के जब क्रॉस लेता तो F1 की सेल्फ क्रॉस यानी F1 को P2 कहेंगे तो ये क्या बन जाएगी, F2। तो F2 जनरेशन में जो टोटल प्रोबेबिलिटीज़ थी वो कितनी थी, 3 थी। और वो थी कैपिटल A और 2 अदद कैपिटल A स्मॉल a और 1 अदद क्या, स्मॉल a। ठीक मेरा बच्चा, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इसके बावजूद अगर मेरे बच्चों को समझ में नहीं आती, कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चंस कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है। इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। ठीक है जी, खुदा हाफ़िज़।